डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया और फरमान जारी किया है। कहा है कि न्यूक्लियर डील होगी या फिर युद्ध होगा, और ये फरमान किसके लिए है? ईरान के लिए। अब इस अल्टीमेटम का क्या मतलब माना जाए? देखिए, ईरान के परिप्रेक्ष्य में जो वास्तविकता है वो इस तरह से है कि ईरान ने आज रशिया के साथ, कल से रशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू की। अच्छा, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी गल्फ ऑफ ओमान या ओमान के समुद्र में हो रही है, ये पहले से ही नियोजित थी, मतलब पहले से ही तय थी, कोई नई नहीं थी। अब जब ये एक्सरसाइज हुई तो इससे थोड़ा अमेरिका का पाला चढ़ गया। अमेरिका ने कहा, भैया मेरी बात सुनो, तुम ये जो एक्सरसाइजें कर रहे हो, तुम्हें लगता अगर अमेरिका डर जाएगा, अगर अमेरिका घबरा जाएगा, ये होने वाला नहीं है। तुम्हें लगता कि रशिया तुम्हारी मदद को आएगा, वो भी होने वाला नहीं है। तुम्हें लगता चाइना तुम्हारे लिए कुछ करेगा, वो भी होने वाला नहीं। इससे अच्छा कि तुम अमेरिका के साथ डील कर लो और अपने देश को बचा लो, ये अमेरिका ने कहा। वास्तविकता यह है पूजा जी, 2003 में करीब जब इन्होंने इराक पे चढ़ाई की थी, उसके बाद आज लगभग लगभग 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। 22-23 सालों में इतना बड़ा जंगी बेड़ा, इतने बड़े जंगी एसेट, जहाज़ों की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, किसी की भी बात करें, वो इन्होंने डिप्लॉय नहीं किया अब तक इतने मिडल ईस्ट में। यह मैं कि 2003 जब इन्होंने इराक पे कब्जा किया था, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट टॉपल की थी। मैं शुरू से रेफरेंस दे रहा हूं कि भाई जो वेनेजुएला में हुआ, आप उसको इराक के परिप्रेक्ष्य से देखिए, फिर वेनेजुएला हुआ, फिर मैंने कहा यही मॉडल ये बिल्कुल रेप्लिकेट करेंगे गाजा में। और ये अब भी आज इनका सामान, अब भी इनका असला बारूद वहां पहुंच रहा है। तो इन्होंने खमेनी को बोला, भैया ऐसा है कि हम अब तुम्हें टाइम देते हैं, क्योंकि कल जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया था, यार ये फिर तेरी कहानी याद आई, कहानी में कहानी, कहानी में कहानी। अगराची जो है डिप्लोमेट, वो अच्छा है, अपने देश के लिए वो अच्छा काम करा, उसको चीजों को खींचने में उसे एक्सपर्ट माना जाता है। अगर आप उससे नेगोशिएट करने बैठोगे तो 5 साल आपसे नेगोशिएट करेगा और आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो अब अमेरिकनों ने गेम पलट दिया। उन्होंने कहा, भाई 10 दिन का समय है, आप हमसे नेगोशिएट करिए, अब हमसे डील को एग्री करिए। अगर आप हमसे डील को एग्री नहीं करते हो तो हमारे सारे विकल्प खुले हैं। अब सवाल है कि अब विकल्प क्या खुले? युद्ध तो विकल्प है ही। पहला विकल्प अमेरिका कह रहा है कि आईआरजीसी के ठिकानों पे, खमेनी के ठिकानों पे और ईरान की गवर्नमेंट के ठिकानों पे एक टारगेटेड अटैक होगा, जिसके लिए हम व्यवस्थाएं अपनी बना रहे हैं। अब 10 दिन का टाइम क्यों? देखिए, मंगलवार या बुधवार तक अपना जेराल्ड फोर्ड भी अपने ठिकाने पे पहुंच जाएगा। बाकी इनको जो भी सामान मंगाना वो मंगा रहे हैं। वॉशिंगटन में पेंटागन ने एक ऑर्डर जारी किया है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं पूजा जी जो अमेरिका के वॉशिंगटन में है। अब जैसे जो एम्बेसियां होती है, इनमें जो डिफेंस अटैची होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, ये यूजुअली जो डिफेंस अटैची होते हैं मिलिट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें उस रीजन की पूरी पकड़ होती है। अब पेंटागन ने एक आदेश जारी किया है कि जितने डिफेंस अटैची है या जितने इनको लगा कि वहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको पेंटागन बुला लिया गया है। हो सकता है पहले लैंगली बुला ले, सीआईए के हेडक्वार्टर, फिर पेंटागन जाए, वो इनकी अंदर की बात है, उनको बुला लिया गया है। नया सामान लाया जा रहा है और ट्रंप को ये बोला गया है कि देखिए, अगर आपको बेसों को सिक्योर करना है तो बेसिस को सिक्योर करने के लिए आपको और 2-5 दिन, 7 दिन का समय चाहिए, ताकि जो अमेरिका की जितनी भी बेसिस है हम इनको फुली सिक्योर कर सकें। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ट्रंप ने कहा, ठीक है भैया, अगर मैं 10 दिन का समय देता हूं, डील हुई तो हुई, नहीं तो आप पे अटैक होगा। यहां एक और सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, अमेरिका अपने जहाज यूरोप में और यूरोपियन बेसों में डिप्लॉय कर रहा था। अब यहां एक ऐसा ट्विस्ट आया कि हमारे श्रीमान कियर स्टामर जी, जो है तो वह क्रिश्चियन, यूके के प्रधानमंत्री हैं, पर उन्होंने एक टेक्निकल गूगली चलाई है। वो कह रहे भाई साहब, आप रॉयल एयरफोर्स की बेसों को यूज नहीं कर सकते फॉर अटैक अगेंस्ट ईरान। अब सवाल यह है, तुम तो क्रिश्चियन कंट्री हो, तुम्हारे तो इस उम्मत वाला रिश्ता भी नहीं है, लाइला वाला रिश्ता भी नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ है? अब कियर स्टामर साहब कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि इनकी जो सरकार चलती है उसमें मुसलमान लोग काफी हैं और इस्लामिस्टों का काफी सपोर्ट है। इनफैक्ट पीछे बात भी हो रही थी कि अगर कियर स्टामर गद्दी से उतरे तो एक पाकिस्तानी ओरिजिन की मोहतरमा है, वो हो सकता है गोरों की प्रधानमंत्री बने, बट वैसा हुआ नहीं। वो कह रहे जी, ये अगर आप हमारी एयरबेस यूज करोगे, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का अपमानना है, इट इज अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आप एक प्रिवेंटिव अटैक कर रहे हो, और प्रिवेंटिव अटैक करोगे तो हमारे यहाँ रिटेलिएशन आएगा। तो अमेरिका ने कहा, भाई तुम्हारा हमारी तो डील है, उसका क्या हुआ? अगर डील है तो फिर तो हम यूज कर सकते हैं। बोले नहीं, आपकी डील अलग है, बट हमारा जो संविधान है इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर किसी ने पूछा कि एयरस्टामर से, भाई साहब जो अपने ये कतर में टाइफून डिप्लॉय कर रखे, ये काहे को कर रखे हैं? बोले नहीं नहीं, वो इसलिए कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम तब हमला करें, मतलब अगर पहले ईरान हमला करेगा तब हमला करेंगे, पर हम पहले ईरान पे हमला करने के लिए अपने जगह नहीं देंगे। अब यहां टेक्निकल मसला एक भी फंसता है, डिबोगाशिया का।
ये बहुत स्ट्रेटजिक एयरबेस है। ये इंडियन ओशन में पड़ती, ईरान से काफी नजदीक है। ये नजदीक क्या है, जो एरियल डिस्टेंस है 3800 मील का है, इतनी नजदीक नहीं है। अब ये स्ट्रेटजिक क्यों है? क्योंकि वहां से अगर जहाज उठेगा ईरान बमबारी करके आ सकता है। अब ये डिबोगाशिया टेक्निकली यूके का क्षेत्र में पड़ता, मतलब यूके का क्षेत्र है, बट जो अमेरिका के साथ इनका अरेंजमेंट है, ये यहाँ फर्क है। जो रॉयल एयरफोर्स की बेसिस है यूके में, उसके लिए यूके रिटर्न में परमिशन दे, तब आप हमला कर सकते हो। पर जो आपकी बेसिस यहाँ पे डिबोगाशिया वगैरह में जो बेस है, उसके लिए अमेरिका को केवल यूके को इंटीमेट करना है, एक बता देना हम आप यहां से इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है। अब ईरान की धमकी आती है कि भाई अगर डिबोगाशिया का यूज हुआ, वो भी हमारा लेजिटिमेट टारगेट बनेगी। पर सवाल ये है, जो डिस्टेंस है करीब करीब 4000 मील, मान लिया मोटा मोटा, ईरान के पास जो नॉन मिसाइल कैपेबिलिटी है वो 2000 मील से आगे की नहीं है, 4000 मील उससे डबल होता है। तो अगर डिबोगाशिया को अटैक करने की बातें हो रही है, तो या तो ईरान के पास कोई नए मिसाइल आए हैं, संभवतः चाइना ने दिए हैं, या वो ऐसी बात कर रहा है। तो अब यहां ट्रंप और यूके में थोड़ी रसाकशी हो गई, क्योंकि ट्रंप ये नहीं अपेक्षा करते थे कि आरएफ की बेसिस जो पास पड़ेंगी, जिनका एरियल डिस्टेंस काफी कम है, जिनका एरियल डिस्टेंस शायद 1500-1800 किलोमीटर होगा, और यहां मैं 4000 किलोमीटर से अटैक करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इंग्लैंड के अंदर की बेस से अटैक करूं तो 15-18 हजार किलोमीटर में मैं अटैक कर लूंगा। उसको लेके केयर स्टार्मर ने भांजी लगाई है, और अब ईरान डिबोगाशिया पर अटैक की धमकी दे रहा है। उनके पास वैसे कोई नॉन रॉकेट है नहीं, पर ट्रंप ने कहा ठीक है हम देख लेंगे। अब ये जो नए नए समीकरण बन रहे हैं ना पूजा जी, रोज कुछ ये, कभी ये भाग रहा है, कभी ये भाग रहा है, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एलआई भी भाग रहे हैं। यहाँ पीस बोर्ड की भी मीटिंग करानी थी, सबसे अंगूठा भी लगवाना था। तो इसीलिए ये थोड़ा 19-20 हो रहा। तो ये जो 10 दिन का टाइम है, ये जो पहले हम शनिवार की बातें कर रहे थे, 10 दिन का टाइम है, पर ये मान के चलिए आज से 10 दिन तक, वो आज भी हो सकता, कल भी हो सकता, परसों भी हो सकता, क्योंकि ये जो मैंने आपको एंगल समझाए, इन्होंने चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया है। क्योंकि जो भी मिलिट्री की सिनेरियो और मिलिट्री की प्लानिंग थी कि भाई हम रॉयल एयरफोर्स की, यानी कि इंग्लैंड की एयरबेसेस को यूज करके अटैक करेंगे, अचानक इंग्लैंड कहता नहीं जी मेरी बेस यूज मत करो। अब जो साइप्रस वगैरह वाली बेस है या ग्रीस वगैरह वाली बेस है, उससे तो अटैक होगा ही होगा, वो तो उन्होंने तो परमिशन सब दे दी है। बट ये जो यूके वालों ने थोड़ा पंगा किया, उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। फ्रांस से भी इनकी आजकल बहुत ज्यादा नहीं बनती, तो वहां भी कोई दिक्कत आ सकती। तो इसीलिए ये युद्ध की परिस्थितियां और युद्ध के सिनेरियो कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में ये डेडलाइंस और ये धमकी देना और धमकी का जवाब देना, ये भी बदल रहा है जी।